तो पिछले अध्याय में हम लोग क्या जाने थे? सामाजिक कारण जाने थे, नहीं, हम लोग जाने थे राजनीतिक कारण, जिसमें जो राजा की पत्नी मैरी एंटोनेट का ज़्यादा योगदान था फ्रांसीसी क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति कराने में, समझ लो वहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति लाने में राजा की पत्नी का योगदान था। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे सामाजिक कारण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें, हम अपने सामने आप किताब रखें, ठीक है, और समझते हैं कि सामाजिक कारण क्या है। ठीक है, कोई भी क्रांति होता है, जैसे आप इसके पीछे भी पढ़े हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर है, समझ रहे हैं ना। तो इसका भी हम लोग रीजन जानने का प्रयास करेंगे, कितना कारण है। चलो जी, देखो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज तीन स्टेट का मतलब तीन हिस्सा या तीन भाग में बटा था, सामाजिक भाग। ठीक है, जैसे अपने यहाँ प्राचीन काल में भारत में लोगों को कितने भागों में बांट कर रखा गया था? 4 भागों में, कर्म के आधार पर, सबको मालूम है कौन कौन था? थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। यहाँ पर कितना भाग है? 3। देखो, प्रथम स्टेट में पादरी आते थे जिसकी संख्या कितना थी? 1,30,000। और दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग, मतलब क्या कर सकते हैं ना कि जिसका कोई काम वगैरह नहीं हो, जो लोगों पर शासन करता है, बहुत अमीर है, उनके आगामी पीढ़ी, उसमें उन लोगों के आगामी आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ता है, सब बने बनाए हुए मिल जाता है। जिसमें 80,000 परिवार आते थे और 40 लाख व्यक्ति थे। मालूम है ना कि व्यक्ति से ही मिलकर तो परिवार बनता है। ठीक है, तो परिवारों की संख्या क्या होती है? कम होती है, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ये दोनों कर से मुक्त थे। मतलब क्या हुआ कि जो प्रथम स्टेट में पादरी आ रहे हैं, दूसरे स्टेट में कौन आ रहे हैं? अभिजात वर्ग। ये लोग टैक्स नहीं देते थे। टैक्स देने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई हम लोग कोई सामान वगैरह खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स पे करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा आमदनी हो जाएगा तभी आप सरकार को टैक्स पे करोगे। तो ये लोग क्या करते थे? टैक्स पे नहीं करते थे, मतलब इन लोगों को कर देना नहीं पड़ता था। ठीक है, उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितना थी जी? 2.5 करोड़ था। और फ्रांस की कुल भूमि 40% इन्हीं, मतलब जो जमीन मान लो अगर 100 भाग है, कितना भाग? 100 भाग, तो 40 भाग इन्हीं लोगों के पास था जो टैक्स नहीं देते थे, और जो 60 भाग जो बचे हुए लोगों के पास था। इतना तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे आप, इसमें 90% जनता तीसरे स्टेट में थी। मतलब श्रेणी 3 भागों में बटा था, मतलब समाज 3 भागों में बटा था। प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम द्वितीय तो आप समझ गए। तृतीय में कितना थे जी? 90% जनता तीसरे स्टेट में थी, जिनको कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। विशेषाधिकार का मतलब क्या हो सकता है? जैसे मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ आपको, जैसे कि वोट देने का अधिकार, ये भी तो एक विशेषाधिकार ही है ना। वोट देने का भी अधिकार। एक व्यक्ति से पूछ रहा है कि राजतंत्र है तो वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ भी एक संस्था थी जो क्या राजतंत्र भी था तो, लेकिन लोकतंत्र की तरह काम होता था। अब जहाँ भी लोकतंत्र की तरह काम हो रहा है वहाँ भी तो वोटिंग तो चलेगा ही क्या, लेकिन वोट कौन देते थे? जिसके पास धन है, पद प्रतिष्ठा है, वो देते थे। समझ में आ रहा है ना? फिर से बोलिए। किस चीज का वोटिंग होता है वहाँ पर? जैसे कि राजा कोई कानून लाना चाह रहा है, कोई विचार रख रहा है, तो उसका समर्थन कौन कौन कर रहा है इस बात को लेकर। लेकिन दुखद बात क्या रहा कि कुछ दिनों से उस प्रकार का सम्मेलन हुआ ही नहीं था। जो क्रांति क्या हुआ, चरम सीमा पर पहुंची अपना। ठीक है, ये अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर, और मतलब यही समझो कि जो पादरी लोग थे और जो अभिजात लोग थे, इन लोगों की सेवा कौन लोग करता था? तीसरे स्टेट के लोग। सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि कार्यों के लिए बाध्य थे। बाध्य का मतलब मजबूरी था, काम करना ही पड़ेगा आपको। जिस तरह से भारत में किसके साथ, जो भारत में जो पिछड़े समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार होता था प्राचीन काल में। जो फ्रांस में हो रहा है किसके साथ? जो तीसरे स्टेट में आने वाले लोग हैं, उनमें सभी प्रकार के, देखो कौन एक मिनट, और जो 90% जनता है, इन्हीं लोग क्या करते थे? यही लोग कर देते थे। ठीक है, आगे देखो। इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, मजदूर आदि शामिल थे। ध्यान में रखिएगा, आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीसरे वर्ग में कौन कौन आता था। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। आगे देखिए तीसरा, इस वर्ग को हम क्या कहते हैं जी? मध्यम वर्ग कहते हैं। ठीक है,
जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में क्या करी, अहम भूमिका निभाई। मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष, असंतोष आप समझते हैं क्या होता है असंतोष? जैसे मान लो कोई सरकार वहाँ कोई कानून लाई या कोई विचार रखी जिससे लोगों के लिए फायदेमंद ना हो, चाहे लोगों को लगने लगा कि मेरे साथ सरकार क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है, मुझे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो असंतोष था। जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त था। अब देखो, और कोई डॉक्टर है, इस तरह तो डॉक्टर तो नहीं बना, पढ़ लिख कर बना होगा, लेकिन समाज में उसकी उतना पद प्रतिष्ठा नहीं थी, समाज में उसका मान सम्मान नहीं था, कुलीनों का था। इस प्रकार से जो भारत में पिछड़ों और दलितों के साथ होता है, बात समझ में रहा है ना, वो भले भी कितना भी विद्वान हो जाए लेकिन उसके जाति के आधार पर उसे क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता था। अब ऐसा बहुत कम है, ठीक है। संपन्नता और उन्नति के बावजूद भी, संपन्नता समझ में आ रहा है ना जी, मतलब खाने पीने घर द्वार सब कुछ अच्छा हो, संपन्नता उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। राजनीतिक अधिकार मतलब वोट उसमें शामिल नहीं हो पाना, राजा के कार्यों में शामिल नहीं हो पाना, वोट वगैरह नहीं दे पाना, ठीक है। राज्य के सभी बड़े पद किसके लिए सुरक्षित थे, कुलीनों के लिए थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना चाहिए, ना कि वंश। जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो समझते थे कि अगर कोई भी पद है उसमें योग्यता के आधार पर उसको पद मिलना चाहिए, ना कि वंशानुगत होना चाहिए। बात समझ में रहा ना। जैसे आप कहीं पढ़ा था कि राजा का बेटा राजा ना राजा बनी जो राजा के लायक बा, बात समझ में रहा ना। तो कोई व्यक्ति राजा के लायक है ही नहीं और उसे क्या कर दिया गया है, राजा बना दिया गया है। तो ऐसा मध्यम वर्ग के लोग इस विचार के क्या थे, विरोधी थे, ठीक है। आगे आप देखेंगे मध्यम वर्ग के साथ कुलीनों के वर्ग भी बहुत बुरा और असमानता के साथ व्यवहार करते थे। आप लोग पहले भी जानते थे, जो मैं आपको भारत के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ कि आपको अधिक समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर जो उच्च जाति के लोग हैं अपने भारत में, वो क्या करते थे, दलितों के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करते थे ना। वो भले कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी अच्छा से व्यवहार करे, कितना भी साफ सुथरा रहे, लेकिन उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता था। उसी प्रकार से जो कुलीन और पादरी लोग हैं, वो जो मध्यम वर्ग में आने वाले लोगों के साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे, असमानता जैसा व्यवहार करते थे। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था, समानता था। जब हम लोग भारत का आज़ादी पढ़ेंगे, या बोल सकते हो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, तो उसमें जानेंगे कि फ्रांस से कौन कौन बात भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि उनका नारा क्या था, किनका, मध्यम वर्ग का, जो लोग क्रांति में ज़्यादा योगदान दिए, समानता था। समानता आप समझ में आ रहा है ना। जैसे आप मान लो यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, उसको मैं रंग रूप और जाति के आधार के पर भेदभाव करने लगे तो अभी ठीक होगा क्या, ये समानता होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। और कभी भी आपके साथ ऐसा लगे, अभी भी मैं आपके आज जीवन में बता रहा हूँ, तो आप उसका क्या करना, विरोध करना। चाहे वो आपको समझ में जरूर आना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। देखना आपके परिवार में भी हो सकता है, ठीक है। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति तो और दयनीय थी। कृषक का मतलब जो खेतों वगैरह में काम करते थे या खेती से संबंधित कार्य करते थे, उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। आज कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी, जो यहाँ पर पादरी होगा, ठीक है ना, पूजा करते थे। यहाँ पे गलत नहीं लिखा है, मतलब सही ही लिखा है, पूजा करते थे। और जन साधारण क्या करते थे, खर्च जुटाते थे। वही का मतलब जो भगवान की, जो उन लोगों का जो भी भगवान होंगे उनका पूजा करने के लिए कौन देगा, मध्यम वर्ग के लोग पैसा देगा। लड़ने के लिए पैसा कौन देगा, कुलीनों को मध्यम वर्ग देगा। इस प्रकार से थे, ठीक है। आगे देखेंगे आप आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक का संबंध किससे है, समाज से है कि किससे है, पैसा से है, ठीक है। तो देखिए आर्थिक कारण क्या है। विदेशी युद्ध समझते हैं आप। जैसे फ्रांस की सेना चलेगी अमेरिका लड़ने, या फ्रांस का जो आसपास का देश है वो उस पर आक्रमण कर रहा है, ठीक है। दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक विदेशी युद्ध होता है और एक गृह युद्ध होता है। जो आपके देश में ही हो उसको क्या बोलेंगे, गृह युद्ध। तो विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डामाडोल कर दी, मतलब और ख़राब कर दी। प्रतिवर्ष आय से अधिक अपव्यय होता था। अपने जीवन में भी आप देख लो, 10 रुपये कमा रहे हो, 15 रुपये पर मंथ खर्च करोगे, मतलब एक महीने में आप 10 रुपये कमा रहे हो, पर मंथ 15 रुपये खर्च करोगे, तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी। अब मान लो सरकार के पास पैसा की कमी थी, तो सरकार क्या करती थी, बार बार वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा देती थी। बात समझ में रहा है ना। इसलिए जब भी महंगाई बढ़ता है तो समझिए कि सरकार महंगाई बढ़ाई है, वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दी है, समझ में रहा है ना। यह कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर क्या था, आधारित, मतलब सबको समान रूप से नहीं लगाया जाता था।
सब पर समान रूप से लगता तो भाई ठीक है चलेगा, लेकिन सब किसी को टैक्स देना है और किसी को नहीं देना है। कर निश्चित करने और वसूलने का तरीका भी समान नहीं था। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष के बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों की कर वसूलने का ठेका दे देती थी। इस तरह से देखो, जैसे कि मान लो कोई गांव है, ठीक है, एक कोई गांव है ए, और यहाँ पर एक लोग, यहाँ पर मान लो 100 लोग हैं, क्या लोग हैं 100, इसमें से एक आदमी को चुनकर कहा जाएगा तुम 99 लोगों से क्या करो, टैक्स लो और मुझे तुम दो, और गांव के तुम मुझे दे दो मान लो 10,000, और उन लोगों से तुमको जितना मन करेगा उतना तुम लेते रहो। बस समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेगा, जो 10,000 दिया वो क्या सोचेगा कि हम 5,000 लें, उससे कहा नहीं हम 10 लाख लें। परेशान कौन होगा, जनता होगा। इस तरह से आप लोग भी गांव में देखना, जो गांव में बाजार वगैरह लगता है, ठीक है, वहाँ पे जो सब्जी वगैरह बेचने जा रहा है व्यक्ति, तो वो भी क्या करता है, टैक्स देता है। जो वहाँ पे सब्जी बैठ के बेच रहा है 50 रुपया 100 रुपया एक व्यक्ति आकर वसूलता है, और क्या वो महीने में साल में एक बार वो पैसा देता है सरकार को, मान लो 10 लाख 12 लाख जितना दिया, और उसी के हिसाब से लोगों से वसूलता है। तो उससे बहुत ज़्यादा अत्याचार भी करता है, ठीक है। इस तरह से बस स्टैंड में भी इसी तरह से पैसा वगैरह वसूला जाता है। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ भी इसी प्रकार से होता था, ठीक है। एक आदमी टैक्स लेता था, सभी जनता से कहाँ भेजता था, सरकार के पास। ये पूंजीपति क्या कहे जाते थे, टैक्स फार्मर कहे जाते थे। टर्म याद रखिएगा। ये रैयतों से अधिक टैक्स, रैयतों मतलब जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, अधिक से अधिक टैक्स वसूलते थे, और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपनी जेब में रख लेते थे। इस तरह से बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे थे। भारत में ऐसा होता था कि नहीं होता था, आज भी होता है कि नहीं होता है, किसानों के साथ नहीं होता है, लेकिन और भी जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके साथ होता है। जैसे आप कभी देखिएगा, कभी छपरा जाइए आप, स्टेशन से बाहर निकलिएगा तो ऑटो वाला किसी को पैसा देता है 30 रुपया 40 रुपया। आप लोग देखे हैं कभी, देखे हैं ना। उसको स्टैंड खर्च का है, जो स्टैंड का जो मालिक है, जो लिया है उसके ठेके पर, वो सरकार को पैसा पे करते हैं। अब किसी भी स्टेशन पर जाकर देखिएगा, समझ में रहा है ना। तो वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है कि नहीं, इससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं लेना है, लेकिन वो सब ऑफिसर वगैरह से मिलकर सब घूसखोरी कर देता है। बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश की क्रांति को कगार पर पहुंचा दिया। आर्थिक असंतोष आप समझते हैं, आर्थिक मतलब पैसा की समस्या। देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी हुई थी, तो वहाँ पर भी आर्थिक कारण ही था, ठीक है। राजकोष के घाटे की भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए थे। किसानों को भूमि पर टैले चुकाना पड़ता था। क्या चुकाना पड़ता था, जमीन पर तीथे नामक धार्मिक कर। अब देखो, अब मान लो कि आप पूजा करने जा रहे हो मंदिर में, उसके लिए अलग से टैक्स दो। आप इस धर्म के हैं तो ज़्यादा टैक्स दो, इस धर्म के हैं तो कम टैक्स दो। तो वहाँ पर धार्मिक कर का नाम क्या था, टीथे था। याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा। और टैले क्या था, भूमि कर था। इन्हें चर्च को देना पड़ता था। अनेक तरह का प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। आज से कुछ वर्ष पहले जब अंग्रेज अपने भारत में नहीं आए थे तो नमक पर टैक्स नहीं देना पड़ता था अपने भारत में, लेकिन फ्रांस में ये सब चल रहा था। बात समझ में आ रहा है ना। किस पर टैक्स देना, नमक पर। और खैनी है मतलब तंबाकू। कई तरह के भेंट, टोल टैक्स, नजराने समझते हैं आप लोग, किसी को उपहार वगैरह देना, ठीक है ना, कि कोई अधिकारी आए तो उसको उपहार दीजिए, ठीक है, उसको नजराने कहा जाता है, ठीक। आदि सामांती कर के रूप में उन्हें देना पड़ता था। इस तरह फ्रांस की आम जनता की आर्थिक स्थिति दिन व दिन दयनीय होती जा रही थी। दयनीय का मतलब क्या होता है, बहुत अमीर होना। क्या होना, मतलब जिसको देखकर दया आ जाए, समझ में आ रहा है ना, बहुत खराब होना। आगे देखेंगे अब, ठीक है। करों के आर्थिक बोझ के अलावे फ्रांस की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने में वहाँ के समाज में व्याप्त बेकारी की समस्या ने भी अहम भूमिका अदा की। देखिए विद्यार्थी, दो चीज़ होता है, एक बेरोजगारी होता है और एक क्या होता है, बेकारी। तो बेकारी उस अवस्था को कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी से काम कराता है ना, तो उसके बदले में उसको कोई पैसा वगैरह नहीं देता है, मतलब फ्री में काम कर, पेट जैसे कि भोजन वगैरह कोई खिला दिया, उस पर काम करें, मतलब आप इसे बेरोजगारी से भी जोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर बेकारी की समस्या ने अहम भूमिका अदा की। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का प्रयोग आरंभ हो चुका था। इसकी वजह से हाथों से काम करने वाले कारीगर और मजदूर घरेलू उद्योग धंधों में क्या हो जाने से, विनिष्ट हो जाने से बेरोजगार होते। इन्होंने क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अगर मान लो आपके पास अभी हम पूछेंगे आपको क्या समस्या है, तो हमको मैथ नहीं समझ में आ रहा है, हमको रात में मोबाइल नहीं मिलता है और मन करता है इधर उधर जाएँ तो वो नहीं जा पा रहे हैं हम, ये है, ठीक। ये सब आपको दिया जाए, आपको भोजन ही ना दिया जाए,
तब आप क्या करिएगा? सुस्त हो जाइएगा, आपका पेट भर रहा है तब आपके पास ये समस्या है। फ्रांस में क्या हो गया, लोगों को भाई रोजगार ही नहीं है तो भोजन मिलेगा, खाएगा कहाँ से? जब भोजन ही नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिएगा? वही कम से कम शरीर को जिंदा रखा जाए तो किसी के यहाँ पेट पर काम करिए। पेट पर काम करने का मतलब आपको केवल खिलाएगा, उसे गाय भैंस को नहवाइए धुलवाइए, उसे खेतों में काम करिए। तो इसी वजह से लोगों में क्या हो गया, और ज़्यादा असंतोष बढ़ गया। अब फ्रांस के लोग, इसके पीछे क्या कारण है? वहाँ पर बेरोजगारी क्यों बढ़ी? क्योंकि पहले क्या होता, हाथों से काम होता था, और जब हाथों से काम होता था तो एक स्वेटर, एक टोपी, एक कोई मशीन, एक बनाने, क्या बोलते हैं, कोई वस्तु बनाने के लिए, कोई कपड़ा बनाने के लिए अधिक से अधिक लोग लगते थे। अब वही चीज़ बनाने के लिए एक झटका में मशीन बना दे रहा है बहुत कम कीमत पर, तो लोगों की संख्या क्या हो गई? मतलब वो कपड़ा बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि अधिकांश काम कौन कर दे रहा है? मशीन कर देते। लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, भारत में भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है ना, भारत के उद्योग धंधों को बंद कराने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान, अंग्रेज तो कह ही सकते हैं, औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, नहीं तो आज गाँव के लोग जो जाकर बाहर कमाते हैं ना जी, और अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसा नौबत यहाँ नहीं आती। बाहर से माल, यहाँ से गांव से माल शहरों में, शहर से विदेश जाता था प्राचीन काल में, समझ लो। आगे देखेंगे आप, इसके अलावे अव्यवस्थित शासन व्यवस्था समझ में आ रहा है? कोई किसी को मारपीट दे रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। इसके अलावे अव्यवस्थित शासन व्यवस्था ने फ्रांस के व्यापक जीवन को भी क्या बना दिया? पंगु बना दिया। व्यापारिक जीवन को क्या करा दिया? पंगु बना दिया। मतलब व्यापार, उद्योग धंधा भी क्या हो गया था? बंद हो गया था। व्यापार का मतलब कोई व्यक्ति अपने हाथ से कुछ बनाकर बेच रहा है और उसके बदले में सामान कंपनियों से बनने लगा, मतलब सॉरी में आई मीन फैक्ट्रियों से बनने लगा, उद्योग धंधों से बनने लगा, उद्योग से बनने लगा, तो कोई चीज़ उसका लेगा जी? नहीं लेगा। तो जो व्यक्तिगत व्यापार था वो क्या हो गया? बंद हो गया। और वही लोग कहाँ चले गए? फैक्ट्रियों में चले गए। ठीक है, जो कारीगर थे। फ्रांसीसियों के जीवन में एकरूपता नहीं रहने के कारण उन्हें व्यापारिक विनिमय में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना। अब देखो, व्यापारिक विनिमय समझ में आ रहा है? जैसे आप कोई सामान बेच रहे हैं, आप कोई खरीदने वाला, आप कोई खरीदने वाला ही नहीं मिल पा रहा है, और जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हो खुद नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सभी फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी लोगों में एकरूपता नहीं था। ठीक है, तरह तरह के प्रतिबंध, जैसे गिल्ड की पाबंदी। ठीक है, गिल्ड भी एक समस्या ही था वहाँ का। व्यापारी क्या बोल सकते हैं, व्यापार पर अंकुश लगाया गया। शहरों के व्यापार संबंधी नियम। अब गांव के लोग एकाएक शहर चले जाएंगे, एक बात बता रहे हैं, तो वहाँ के जल्दी नियम समझ में आएगा आपको? तो गांव में किस तरह से व्यापार होता है, शहर में किस तरह से, दोनों का अपना अलग अलग ये नियम। प्रांतीय आयात कर, सामंतवादी कर इत्यादि व्यापारियों पर लगाए गए थे। इन बंधनों में जकड़े रहने के कारण व्यापार का विकास लगभग क्या हो गया? रुक गया था। व्यापारी चाहते थे कि देश में व्यापार को हर तरह से बंधनों से क्या कर दिया जाए? मुक्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे आप। इस तरह असंतोष एवं अन्यायपूर्वक वातावरण में देश का विकास क्या होने लगा? अवरुद्ध होने के कारण साथ साथ सरकारी फिजूल खर्ची में, यह सरकारी फिजूल खर्ची जो लुई 16वां एवं 14वां तो अच्छा शासक था, लुई 14वां ही कहा था कि मैं ही क्या हूँ? राज्य हूँ। ठीक है, लुई 16वां एवं मेरी अंतोयनेत अपने ऐश आराम एवं भोग विलास की वस्तु पर करते थे। भोग विलास समझ में आ रहा है ना? आराम से खाएगा काजू का रोटी और ये बहुत कुछ, और आराम से सोएगा। ठीक है, ने राजकोष को क्या किया? पैराग्राफ जो है समझ कहाँ से? इस तरह इस तरह असंतोष एवं, देखो असंतोषजनक तो सब में था, जितना सारा मध्यम वर्ग लोग थे सब में गुस्से में थे। अन्यायपूर्वक वातावरण, किसी के साथ क्या होता था? किसी का ज़्यादा मानदान होता था, किसी का कम मानदान होता था। ठीक है, किसी के साथ टैक्स लिया जाता था, किसी के साथ टैक्स नहीं लिया जाता था, अन्यायपूर्वक वातावरण हुआ। और किसी को व्यापार करने दिया जाता, किसी को नहीं करने दिया जाता था। ये विकास को क्या करा दिया? रोक दिया। ठीक है, और एक मिनट, और सरकारी फिजूल खर्ची। अब जहाँ सरकार को 50 रुपया खर्च है, वहाँ पर वो लाख रुपया खर्च कर रही है। जहाँ कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर बहुत सारे अनावश्यक कर्मचारी रखा जा रहा है, फिजूल खर्ची हुआ। और इसमें ज़्यादा योगदान किसका था? एक मिनट, अब जब जहाँ का राजा ही ये हो जाए, कामचोर हो जाए, और उसकी पत्नी
उसको उसको गलत काम करवाने के लिए क्या हो जाए, मजबूर करा दें, तो उस देश का विनाश होगा कि नहीं होगा। और बोलो जी कोई समस्या है तो कहो। ने राजकोष को क्या किया, प्रभावित किया। राजकोष का मतलब जो सरकार का खजाना है वो क्या हो पाता था, नहीं भर पाता था। ठीक है, खजाना भाई रहेगा तब ना डॉक्टरों को फीस दिया जाएगा, और कारीगरों को जो सरकार में कर्मचारी हैं उनको किया जाएगा, और टैक्स वगैरह कम होगा। अब पैसा ही नहीं बचेगा तो टैक्स तो बढ़ेगा ही। ऐसी आप सब देखो, जब कोरोना काल आया था तो भारत सरकार सबके पास पैसा पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही थी। अनाज स्टॉक था तभी तो सबको अनाज मिल रहा था। ठीक है, अगर ऐसा ही नहीं रहता तो लोग इसी तरह मरते। ऐसी स्थिति में सरकार मित व्ययिता से काम लेने के जगह कर्ज लेने और कर लगाने पर ज़्यादा केंद्रित थी। अब देखो क्या है, अभी क्या करती थी जी, लोगों से ये लेती थी कर, दूसरे देशों से कर नहीं, पैसा लेती थी कर्ज, और लोगों पर क्या करती थी, कर लगाती थी। बोलिए। देखो मित मतलब कम होता है यहाँ, ठीक है, व्ययिता मतलब खर्च करना। अब जैसे मान लो मेरे पास आय कम है, मैं 10 रुपया 5 रुपया कमा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 रुपया खर्च करना चाहिए, 3 रुपया खर्च करना चाहिए। अगर हम ही क्या करेंगे 20 रुपया खर्च करने लगे तो हम मित व्ययी होंगे क्या, नहीं होंगे। तो मित व्ययी का मतलब सरकार के पास खजाना में समस्या था या खजाना नहीं भर पा रहा था, तो सरकार को क्या मित व्ययी होना चाहिए था, मतलब कम खर्च करना चाहिए था। लेकिन ये सब क्या करने लगे, ज़्यादा खर्च करने लगे। ऐसा मित व्ययी का मतलब क्या होता है, कम व्यय करना, कम खर्च करना। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगामी कक्षा में हम लोग सीखेंगे सैनिक